हाँ, देखिए हमारी कल की जो क्लास लगी थी, हाँ, उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा, है ना? तो कंटिन्यू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ मैं आपको जो कल की क्लास में जो बताए थे मैंने डिटेल्स, वो एक बार जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ आप लोग को, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने कल जो डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि हमने आरसीसी है क्या, ठीक है? आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है और आरसीसी का आशय क्या है, मतलब इसकी मेन मीनिंग क्या है आरसीसी की, ठीक है? तो आरसीसी में देखिए आरसीसी का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है? आरसीसी का जो मेन फुल फॉर्म है, इसमें जो आर है, इसमें जो आर है वो रहता है रेनफोर्समेंट के लिए। वो किसके लिए रहता है हमारा? रेनफोर्समेंट के लिए रहता है, ठीक है? आर किसको बताएगा? रेनफोर्समेंट के लिए रहता है। और जो सी रहता है वो रहता है हमारा सीमेंट के लिए। और सेकंड जो सी है ये रहता है हमारा कंक्रीट के लिए, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेनफोर्स करना, मतलब उसमें क्या करना, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इस रेनफोर्समेंट का जो मतलब है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ जो रेनफोर्समेंट लिखा दिख रहा है आपको, इसका मतलब है किसी भी चीज़ को थोड़ा और इम्प्रूव करना, ठीक है? अब कितना क्या इम्प्रूव करना है वो सारी चीज़ हम डिज़ाइन में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या चीज़ अप्लाई करके हम किसे कितना इन्हेंस कर पा रहे हैं, कितनी उसमें स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ रेनफोर्समेंट का मतलब समझिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे मटेरियल, किसी दूसरी चीज़ के कारण क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ इसे मैं लिखूँ टू द स्ट्रेंथिंग के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर रेनफोर्स किया जाता है। अब चूंकि देखिए हम किसे इम्प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए सीमेंट कंक्रीट को इम्प्रूव करेंगे। ये रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में प्रोवाइड कर रहे हैं? सीमेंट कंक्रीट में प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स सीमेंट कंक्रीट की जो भी वीक होगा, सीमेंट कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टी वीक होगी, सीमेंट कंक्रीट की जो भी प्रॉपर्टी वीक होगी उसे हम क्या करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, मतलब उसे इम्प्रूव करेंगे। अब सबसे पहली बात आती है इसमें कि सीमेंट कंक्रीट क्या है ना? सीमेंट कंक्रीट क्या है, ठीक है? तब तो जाके इसकी वीकनेस पता चलेगी आपको, ठीक है? सीमेंट कंक्रीट है क्या, वो जानना होगा आपको। देन उसके बाद ही आप ये जान पाएंगे कि उसमें कौन सी चीज़ वीक होती है। तो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ होगा कंक्रीट के बारे में, ठीक है? आपने कंक्रीट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। कंक्रीट क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? बाइंडिंग मटेरियल का, ठीक है? बाइंडिंग मटेरियल का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का एक निश्चित अनुपात का मिक्सचर होता है, ठीक है? एक निश्चित अनुपात में क्या होता है, एक मिश्रण होता है, ठीक है? और ये मिश्रण किसकी सहायता से मिक्स किए जाते हैं? पानी की सहायता से, मतलब H2O की सहायता से। H2O की सहायता से क्या किया जाता है, इन्हें होमोजेनसली मिलाया जाता है। किस पानी की सहायता से क्या किया जाता है, इन्हें होमोजीनस मिलाया जाएगा, ठीक है? मतलब बिल्कुल जो हम मिक्सचर प्राप्त करेंगे वो कैसा होना चाहिए आपका? होमोजीनस होना चाहिए, ठीक है? अब कंक्रीट तो आपको यहाँ क्लियर हो गया। अब हमारा जो है वो है क्या? सीमेंट कंक्रीट। हमारा जो है वो क्या है? हमारा सीमेंट कंक्रीट है। तो सीमेंट कंक्रीट होने के कारण यहाँ जो हम बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कौन सा बाइंडिंग मटेरियल होगा? हम सीमेंट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल ऐसा क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर सीमेंट यूज़ करेंगे। इस कारण ये जो कंक्रीट जो बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा? सीमेंट कंक्रीट कहलाएगा। यदि इस बाइंडिंग मटेरियल की जगह हम कोई लाइम ले लें तो यहाँ पर क्या होता है? हमारा लाइम कंक्रीट हो जाएगा। बट हमें भी आरसीसी को डिस्कस करना है, तो यहाँ पे याद रखिए बाइंडिंग मटेरियल हम किसे लेंगे? सीमेंट को लेंगे। देन एक निश्चित अनुपात रहेगा किसके बीच में? आपका फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, ठीक है? और कोर्स एग्रीगेट मतलब आपका जो ग्रेवल होते हैं, ठीक वो, ठीक है? आपके जो ग्रेवल होते हैं वो। अब बात आती है सैंड और ग्रेवल को आप क्लासीफाइड कैसे करें, ठीक है? सैंड और ग्रेवल को आप क्लासीफाइड कैसे करें? तो सैंड यानी कि जो फाइन एग्रीगेट है, सैंड यानी जो आपका फाइन एग्रीगेट है, और आपका कोर्स एग्रीगेट यानी जो ग्रेवल है, इन्हें हम इनके साइज के इन्हें हम इनके पार्टिकल साइज से हम क्लासीफाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो मैं इनका यहाँ साइज लिख दे रहा हूँ। तो जो इनका जो फाइन एग्रीगेट है, दैट मीन्स जो सैंड होता है ना, इनका जो पार्टिकल साइज होता है, ठीक है, वो होता है हमारा 4.75 mm से लेकर कहाँ तक होगा आपका? 75 माइक्रोन तक, ठीक है? ये किसका होता है? आपका
फाइन एग्रीगेट का साइज होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट यानी क्या, हमारा ग्रेवल, हमारा क्या, ग्रेवल। ठीक है, इसका जो साइज होता है ये होता है 80 mm से लेकर कहाँ तक के, 4.75 mm तक, 4.75 mm तक के। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनके साइज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो कंक्रीट की जो मेजर डिटेल्स जो आएगी आपकी, है ना, वो मेजर डिटेल आपका जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आप उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी बस इतना ही रखते हैं इसका, आरसीसी के फुल फॉर्म को। ठीक है, अब ये मेन इसमें अब बात आ रही थी हमारी, क्या हमने सीमेंट कंक्रीट क्या होता है ये हमें बेसिक जानकारी मिल गई है। अब बात कर लेते हैं कि ये वीक किस में है, कि ये जो है वीक किस चीज़ में होता है। देखिए, हमारा जो कंक्रीट होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो कंक्रीट होता है, जो आपका कंक्रीट होता है वो क्या होता है, हाई इन कंप्रेशन, हाई इन कंप्रेशन, मतलब इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, दैट मीन्स इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, बट इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बट इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है इसकी कैसी होती है, वीक होती है। ठीक है, अब इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेनफोर्स्ड करते हैं, रेनफोर्समेंट का सहारा लेते हैं, और रेनफोर्समेंट वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट के अंदर ही हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि उस कंक्रीट की जो वीक प्रॉपर्टी थी, वीक प्रॉपर्टी कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि जो हमारे पास अभी जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। टेंसाइल मटेरियल जितने भी हैं वो क्या करते हैं, टेंसाइल मटेरियल उनमें, सॉरी, जितने डक्टाइल मटेरियल उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो हमें यहाँ रेनफोर्समेंट में कौन सा ऐसा मटेरियल लेना है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि रेनफोर्समेंट करने के लिए हमें जब टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है तो हमें कोई भी डक्टाइल मटेरियल यूज़ करना होगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल यूज़ करना होगा। अब डक्टाइल मटेरियल हमारे पास ढेर सारे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, है ना, और गोल्ड, ये सारे डक्टाइल मटेरियल हैं। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। बट हम लोग स्टील को ही इसलिए सिलेक्ट करते हैं, जो सरिया जिसका बनता है वो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ताकि, या फिर इसका एक जो रीज़न है, स्टील और जो कंक्रीट है, स्टील और जो हमारा कंक्रीट है, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो लगभग लगभग सेम है, वो लगभग लगभग सेम है। इस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण क्या होता है, इस स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, एकदम अच्छा रहता है। जो बॉन्डिंग होती है इन दोनों के बीच में वो प्रॉपर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैसा है, लगभग समान होने के कारण में जो बॉन्डिंग होती है वो प्रॉपर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस कारण हम लोग क्या करते हैं, स्टील वाला सरिया यूज़ करते हैं कंक्रीट में एज अ रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी अभी। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि आरसीसी में जो हम बीम या स्लैब पढ़ेंगे, आरसीसी में हम जो बीम, स्लैब या कॉलम जो हम पढ़ने वाले हैं, या कोई भी बिल्डिंग का जो भी कंपोनेंट हम डिज़ाइन करने वाले हैं, उसमें हमें किस जोन पर या फिर हमें कहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, वहाँ पर हमें किस जगह पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं बीम की, सबसे पहली बात कर रहे हैं हम किसकी, बीम की। ठीक है, बिम की बात कर लेते हैं। मैंने कल बिम के आपको टाइप्स बता दिए थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। होता है, एक पहला होता है, मान के चलिए सिंपली सपोर्टेड होता है। ठीक है, दूसरा आपका कैंटिलीवर होता है। तीसरा आपका होता है क्या, कंटिन्यूअस। ठीक है, चौथा आपका होता है क्या, ओवरहैंगिंग। ठीक है, एक क्या होती है हमारी, ओवरहैंगिंग होती है। मैं एक काम करता हूँ, पूरे को थोड़ा सा प्रॉपर लिख दे रहा हूँ। पहली हो गई हमारी क्या, सिंपली सपोर्टेड बिम। सेकंड हो गई हमारी क्या, कैंटिलीवर बिम। थर्ड हो गई हमारी कॉन्टिन्यूअस बिम।
ये एन यू है, ठीक है। ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। अब ओवर हैंगिंग में दो टाइप की होती है, ठीक है, एक वन साइड एंड सेकेंड इज बोथ साइड, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका बीम। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा रेनफोर्समेंट है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो हमें बीम में कहाँ प्रोवाइड करना होता है। तो इसका सिंपल सा आपको जवाब देना है कि जहाँ पर भी मतलब कंक्रीट का ऐसा सेक्शन या ऐसा जोन, कंक्रीट का ऐसा जोन, ठीक है, कंक्रीट का ऐसा जोन जहाँ पर टेंशन आ रहा हो, जहाँ पर टेंशन आ रहा हो या फिर जहाँ पर टेंशन जोन बन रहा हो, वहाँ पर हमें क्या करना होता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। ऐसा जोन जहाँ पर टेंशन बन रहा हो वहाँ पर हमें रेनफोर्समेंट यानी कि सरिया यानी कि हमें स्टील बार प्रोवाइड्स करनी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले वाले बीम की। पहले वाले बीम में आप लोगों ने नोटिस करा है कि इस प्रकार का आपका सिंपली सपोर्टेड बनता है, ठीक है। डायग्राम अभी थोड़ा रफली ही बन रहा है अपने से, ठीक है। अभी से अंडरस्टूड कीजिए, थोड़ा सा थोड़ा क्लियर कर देते नहीं तो अच्छे से। ये आपका सिंपली सपोर्टेड है मान के चलिए, ठीक। अब इसमें क्या है, कोई लोड लगा हुआ है। अब लोड लगा हुआ है, लोड लगे होने के कारण क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। इस बॉडी थोड़ी सी क्या होगी, डिफॉर्म होगी, बॉडी थोड़ी सी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। मान लीजिए इस प्रकार से डिफॉर्म हुई आपकी बॉडी, ठीक है। ये जो बिम है इस प्रकार से डिफॉर्म हुई। अब यहाँ जो है इस वाले में आपका क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। इस वाले में क्या है, टेंशन आ रहा है। तो हमने न्यूट्रल एक्सिस मानना ये वाली है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो जोन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो जोन होगा वो कौन सा जोन होगा, हमारा टेंशन जोन होगा। वो हमारा क्या होगा, टेंशन जोन होगा। और इसी टेंशन जोन में हमें क्या करना होता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये तो हुआ सिंपली सपोर्टेड के लिए। इसी प्रकार कैंटिलीवर की यदि हम बात करें, इसी प्रकार यदि हम कैंटिलीवर की बात करें तो कैंटिलीवर कुछ इस प्रकार की होती है। तो कैंटिलीवर में जब कोई लोड अप्लाई किया जाता है, कैंटिलीवर में जब कोई लोड अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। इस प्रकार से उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो टॉप है, यहाँ टॉप में जो है आपके ये वाले में टॉप में, इस टॉप में यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। टॉप में क्या आ रहा है, यहाँ पर टेंशन आ रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस और ये अपर वाला जो फाइबर है, यहाँ जो होगा जोन जो होगा, ये जोन क्या कहलाएगा आपका, टेंशन जोन कहलाएगा। इस टेंशन जोन में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो आपका जो क्वेश्चन हो गए दो, इसमें क्वेश्चन बन गए आपके एमसीक्यू दो क्वेश्चन ये हो गए कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रेनफोर्समेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको बोलना है बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यदि फिर वो पूछे कि बॉटम में ही क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तब आपको बताना है क्योंकि रेनफोर्समेंट हमें टेंशन जोन में प्रोवाइड करना होता है और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो टेंशन जोन है वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जनरेट होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जनरेट होता है, इसलिए हमें रेनफोर्समेंट बॉटम में प्रोवाइड करना होता है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, कैंटिलीवर बीम में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, टॉप में प्रोवाइड करेंगे। टॉप में क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा टेंशन जोन है वो न्यूट्रल एक्सिस के अबोव बनता है इसमें कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। इसलिए जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा वो कहाँ पर होगा, टॉप में प्रोवाइड होगा, ठीक है। बाकी बचे ये जो दो हैं ये सैगिंग और हॉगिंग पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली इनके लिए निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट कहाँ पर आ रहा है उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये दो ही जो बीम है इनका एक्यूरेट हम आंसर जवाब दे सकते हैं। तो ये दो ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार स्लैब के लिए है, तो स्लैब जब स्टार्ट करेंगे अपन स्लैब की डिज़ाइन, तब मैं उसमें आपको कंप्लीटली डिटेल दे दूंगा। बस आप ये याद रखिए कि जो भी स्लैब रहता है, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है जनरली वो बॉटम में ही प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे ही, मतलब बॉटम में ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर हमें बोथ साइड भी प्रोवाइड करनी पड़ जाती है, ठीक है। वो आपके सिलेबस में है या नहीं चेक कर लेंगे अपन। बोथ साइड वाला वो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट जहाँ होता है वहाँ पर भी आपको कंडीशन देखनी होती है। यदि अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट वाला है आपका उसमें, तो वाली चीज़ कंडीशन में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी केवल आप ये याद रखिए बिम वाला यहाँ पर हो गया ये आपका, ठीक है। इसके आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ
कि जो हमारा जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो कंप्रेशन और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसमें क्या रिलेशन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ना जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 1/10, उसका 1/10 किसके बराबर होता है, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10वां हिस्सा जो है वो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। इसे दूसरे उसमें इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बराबर होता है किसके, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। देखिए आप लोगों ने ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है आप लोग का बीएमसी में, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, इसे बेसिकली हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, जो किया जाता है इसका रिप्रेजेंटेशन, इसे एम एक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एम एक्स है ना, जो कि होता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। एम एक्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। यहाँ पर जो हमारा एम होता है, यहाँ पर जो हमारा एम होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये मिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा एक्स होता है, ठीक है, जो एक्स जो होता है ये किसके लिए होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आपको ये तो इतना तो डिटेल होगी ही, तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए इसके जो सीधे से जो ग्रेड जो हैं जो हमारे IS कोड 456 में बताए गए हुए हैं उस पर मैं जल्दी जल्दी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए जो हमारा ग्रेड M10 से लेकर M20 तक जो है, ठीक है, M10 से लेकर M20 तक जो है वो किस में आता है, आपका ऑर्डिनरी ग्रेड में आता है, ऑर्डिनरी ग्रेड में आता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा M25 से लेकर M55 तक जो है, ठीक है, M25 से लेकर M55 तक जो है वो किस में आता है, आपका स्टैंडर्ड ग्रेड में आता है, ठीक है। इसी प्रकार M60 एंड अबोव और अबोव कहाँ तक के, M90 तक के, ठीक है। M90 तक के जो है कंक्रीट का जो ग्रेड वो आता है आपका हाई स्ट्रेंथ ग्रेड में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारा IS कोड 456 बोलता है, ठीक है। IS कोड 456 जो है नया भी है पुराना वाला भी है, पर अपने को डिस्कस जो करना है वो करना है IS कोड 456 2000, ठीक है। इस पर अपन को भी चर्चा करनी है, इसके नए वाले पर या पुराने वाले पर चर्चा नहीं करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में ये आला है, ठीक है। अपन जब पूरा अपना सिलेबस हो जाएगा तब अपन जो नए वाला जो आए हुए हैं, इसका जो नया जो रिवाइज किया गया है उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। जब यदि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसका जो नया वाला है उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं उसकी अपन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इसमें ध्यान दीजिए वाले कोड में कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो मिनिमम ग्रेड है, किसके लिए, मिनिमम ग्रेड, ठीक, फॉर RCC, ठीक है, मिनिमम ग्रेड फॉर RCC वो कितना बताया गया है, वो है हमारा कितना, M20, ठीक है, M20, ठीक। और इसी कोड में एक और चीज़ डिटेल दी गई है, क्या क्या दिया गया है
कि M60 एंड अबोव नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब ये कोड ये कहता है कि M60 और इससे ऊपर के जितने भी ग्रेड हैं वो वैलिड नहीं हैं। ठीक है, वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस कोड। ठीक है, मतलब ये कहता है कि ये कोई भी कोड, मतलब ये जितने भी ग्रेड हैं M60 के ऊपर इतना हम गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने साफ उसको बोल दिया है कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ में क्या कही गई है आपका, देखिए। ठीक है, तीसरा आपका ये है कि जो आपका ये IS कोड है, ये जो आपका IS कोड 456 है, ये कहता है कि M20 के ऊपर यदि आप कोई ग्रेड बना रहे हो, M20 के ऊपर, M20 के अबो या M20 एंड अबो यदि कोई आप ग्रेड बना रहे हो कंक्रीट का, तो आपको वहाँ पर मिक्स डिज़ाइन करनी होगी। तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, मिक्स डिज़ाइन करना होगा। मिक्स डिज़ाइन करके ही आपको वहाँ पर कंक्रीट बनाना है। नॉमिनल मिक्स के सहायता से आपको वहाँ पर कंक्रीट जनरेट नहीं करना है। ठीक है, ये नॉमिनल मिक्स और मिक्स डिज़ाइन क्या होता है, ये आपका जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उस सब्जेक्ट में आप लोग ये सारी डिटेल पढ़ोगे। मैं अभी शॉर्ट में बता दूँ, नॉमिनल मिक्स एक प्रकार का ऐसा मिक्सचर होता है जो कि प्रीवियसली रिकॉर्ड देख करके एक निश्चित अनुपात बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक निश्चित अनुपात बना दिए जाते हैं, प्रीवियसली रिकॉर्ड को देखते हुए एक निश्चित अनुपात बना दिए जाते हैं। जनरली 1:1:2, 1:1:3, 1:2:4, 1:3:6 इस प्रकार के अनुपात बना दिए जाते हैं, और हर एक अनुपात एक स्पेसिफाइड ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है। किसके अनुसार, लेकिन ये नॉमिनल मिक्स के अनुसार है। और ये जो नॉमिनल मिक्स होते हैं, ये कंक्रीट को बाय वेट ना लेते हुए बाय वॉल्यूम लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें डिटेल आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते उस चीज़ का। ठीक है, ये इसकी जो डिटेल थी यहाँ तक के मेरे ख्याल से अभी सफिशिएंट होगी। अब इसके बाद की जो डिटेल है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में अपलोड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।